ई कॉमर्स, एविएशन और कैब एग्रीगेटर्स को डार्क पैटर्न पर कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने आज सभी स्टेक होल्डर्स की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 50 से ज़्यादा कंपनियां शामिल हुई। सरकार ने कंपनियों से सभी तरह के डार्क पैटर्न हटाने को कहा है। इसके अलावा सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को एडवांस टिप के मामले पर नोटिस भी जारी किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं असीम मनचंदा। बताएं असीम, आज की बैठक में क्या खास रहा? अपनी सेल बढ़ाने के लिए डिजिटल कॉमर्स कंपनियां कई तरह के हथकंडे अपनाती हैं। इन्हें डार्क पैटर्न कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके बास्केट में कोई ना कोई चीज़ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। आप एयरलाइन पर टिकट खरीद रहे हैं तो आपके साथ साथ आपका ट्रैवल इंश्योरेंस भी जोड़ दिया जाएगा। आप फूड ऑर्डर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ₹1 डोनेट करने के लिए कहा जाएगा। तो जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय उसके मुताबिक ये सभी डार्क पैटर्न है और इनको कंपनियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको लेकर के आज जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय उसने सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठक बुलाई थी। 50 से ज्यादा कंपनियों ने इसके अंदर हिस्सा लिया। बैठक के बाद जो जानकारी दी गई इसके मुताबिक सभी कंपनियां डार्क पैटर्न हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई हैं। कंपनियों को बकायदा अपनी वेबसाइट्स का ऑडिट भी कराना पड़ेगा और ये ऑडिट रिपोर्ट कंपनियों को कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय को भी सौंपनी होगी। इससे जुड़े हुए करीबन 3 नए ऐप भी सरकार ने लॉन्च किए जिसके जरिए ग्राहक पता कर सकते हैं कि उनके साथ डार्क पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ कैब एग्रीगेटर का भी एक मुद्दा था जिसमें कि कैब एग्रीगेटर एडवांस टिप ग्राहक से मांग रहे थे। तो अब तक 4 कैब एग्रीगेटर्स को ऑलरेडी नोटिस जा चुका है। उनको नोटिस के लिए उसको कानून के मुताबिक उनको 15 दिन का वक्त दिया गया। अगर ये कंपनियां अगर अपना एडवांस टिप का फीचर नहीं हटाती है तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा और सरकार उनके ऊपर पूरी कार्रवाई करेगी जांच करने के बाद। Some of the representatives of the e-platform वाले जो बोला उधर e-commerce वाले, they also said that from our end इसमें जो जब रूल भी हमने किया और गाइडलाइंस इशू किया कंप्लीटली उनको हम ऑनलाइन लेके they were in the loop, उनसे बातचीत करके ही हमने किया है। इसलिए हम इस गाइडलाइन को पूरे से पूरे हम पालन करेंगे, ऐसे आश्वस्त भी किया है। और आज कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला, खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसमें धान, दलहन, तिलहन समेत 13 फसलें शामिल हैं। इसके अलावा किसानों को कर्ज के ब्याज पर छूट देने की जो स्कीम थी वो जारी रखने का भी फैसला किया गया है। खरीफ में हो, रबी में हो, ओवरऑल क्रॉप में हो, चाहे सीरियल्स हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, सभी में इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के प्रति, अन्नदाताओं के प्रति एक बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई है। मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एमएसपी, कमिटेड टू मेकिंग द एमएसपी 50% मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और आज की कैबिनेट के फैसलों में क्या खास बात है, समझने के लिए चलते हैं। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी लीडर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, बताइए आज की कैबिनेट की बड़ी बातें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये रही कि किसानों के लिए 2 अहम फैसले लिए गए जो किसानों को राहत पहुंचाने वाले हैं। उसमें से एक है आपको एमएसपी बढ़ाना। जो खरीफ सीजन अभी शुरू होने वाला है उसके लिए सरकार ने करीब 13 फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। और एमएसपी बढ़ने से अगर ये मान लिया जाए इस बढ़ी हुई एमएसपी पर फसल सरकार किसान से खरीदती है जितना पहले खरीदती रही है, तो किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये 7,000 ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब इसमें क्योंकि सरकार ने धान के एमएसपी जो है वो साधारण धान के एमएसपी 2300 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा के 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। इसी तरह ए ग्रेड धान के एमएसपी बढ़ा करके 2,389 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है। मक्का के एमएसपी बढ़ करके 2400 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। तो तुअर की 8,000, मूंग की 8,768 रुपये, उड़द की 7,800 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। मूंगफली की एमएसपी यहाँ पे आपको बढ़ करके 7,268 रुपये, तो सोयाबीन की एमएसपी 5,328 रुपये हो चुकी है। इसी तरह से कॉटन की एमएसपी भी बढ़ाई गई है। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया। दूसरा फैसला लिया गया कि किसान जो भी कर्ज लेते हैं, अगर वो कर्ज 3 लाख रुपए तक लेते हैं तो उनको 1.5% ब्याज में छूट मिल जाएगी और अगर समय पर कर चुका देते हैं तो 3% की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। ये स्कीम चल रही थी, इसको सरकार ने चालू कारोबारी साल के लिए जारी रखने का फैसला लिया है। तो 2 बड़े फैसले लिए गए।
और लक्ष्मण जी, दूसरी खबर ये है जिस पर बात करनी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो माहौल चल रहा है, इस बीच मॉक ड्रिल की खबर आ रही कि कल ये मॉक ड्रिल की जाएगी, 4 राज्यों में की जाएगी। सीमित रह रही है इस बार पिछले बार की तुलना में, लेकिन लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल आएंगे ये सुन के। दरअसल पहले तो खबर बता दूं, फिर इन सवालों को दूर करूंगा मैं। खबर यह है कि पाकिस्तान से सटे हुए सीमावर्ती राज्य हैं, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो, वहाँ पे मॉक ड्रिल कल शाम में की जाएगी। मॉक ड्रिल के तहत कुछ इलाकों में सायरन बजेगा तो आपको घबराना नहीं है, आत्मरक्षा के लिए आपको कदम उठाना है। तो एक तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कुछ एक इलाकों में ब्लैकआउट हो जाए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी तैयारी आपको करनी है। तो आत्मरक्षा के उपाय बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मॉक ड्रिल अचानक से अब क्यों? लोग इसको जोड़ करके देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से, क्योंकि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत हुई थी उससे ठीक एक दिन बाद मॉक ड्रिल होना था, ऐसा ऐलान किया गया था। तो मॉक ड्रिल से ठीक एक दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हो गया था। तो लोग कुछ ऐसा ही कयास लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ दम है। दूसरा, चूंकि सरकार ने साफ तौर से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, अभी फिलहाल रोका गया है, तो लोग कयास ये लगा रहे हैं शायद ऑपरेशन सिंदूर के अगले चरण की तैयारी है। तो मुझे लगता है उसमें भी बहुत दम है नहीं इस कयास में। तीसरी बात जो है वो महत्वपूर्ण है कि दरअसल एहतियातन लोगों को सतर्क करने के लिए ये ऑपरेशन जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और इसके पीछे एक वजह यह है कि बार बार जो पाकिस्तान है वो सीज फायर का उल्लंघन करता है। जब सीज फायर का उल्लंघन करता है तो लोगों को आत्मरक्षा के उपाय जानने चाहिए, तो उसको देखते हुए भी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो इसको इस नजरिए से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, ये सबको पता है। इस बीच यूएस इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हैसेट का कहना है कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील के लिए बेहद करीब पहुंच चुके हैं। दोनों देश जून के आखिरी हफ्ते में ट्रेड डील का पहला चरण साइन कर सकते हैं। But in Europe, they got all these countries, and each country has a different objective, and they have to aggregate these objectives at the EU. And so while we've been not making the progress we wanted to see, you can sort of understand that they've got a problem where they can't make up their own minds. And so I think having a little bit of a deep breath and waiting for them to figure out what they want, then that should help the negotiations. But the bottom line is, across all the countries, I expect we'll probably see a few more deals even this week. There's some stuff very close to finished, and it's up to the president, of course. But in the end, the other thing I would say is that you should expect the best out of these deals. President Trump wants to put America first. He understands that our trading partners want to put themselves first, and he wants them to be second in our affections and America first. And the things are moving forward very quickly. तो ये भारत अमेरिका ट्रेड डील की बात। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में सख्त नियमों के चलते वहाँ जाकर पढ़ाई करना अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन भारत में टॉप विदेशी यूनिवर्सिटीज़ एंट्री ले रही है। इस साल कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, देखिए एक रिपोर्ट। विदेश जाकर डिग्री लेने के लिए ये एक मुश्किल समय है। ट्रंप सरकार हार्वर्ड और कोलंबिया जैसे आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर सख्ती कर रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में वीज़ा और इमिग्रेशन पर सख्ती बढ़ रही है। लेकिन इस अनिश्चितता के बीच भारत अब ग्लोबल यूनिवर्सिटीज का हब बनने की तैयारी में है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल बंगलुरु में कैंपस खोलने जा रही है। अगस्त 2026 से बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, बायोमेडिकल साइंस और गेम डिज़ाइन जैसे कोर्स शुरू हो जाएंगे। वहीं इस साल के अंत तक 15 अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ भारत में कैंपस खोलने जा रही हैं। अभी यूजीसी के पास जितना एप्लीकेशंस आए हैं, जितना एप्लीकेशंस एक फाइनलिटी की ओर पहुंचा है, ये संख्या टोटली 15 से ऊपर जाएगा। ये निश्चित रूप में भारत की क्वालिटी एजुकेशन में, विशेष करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उससे आगे चल के इनोवेशन, और उस इनोवेशन से आगे भारत की नेशनल प्रायोरिटी को, उसके लक्ष्य को पूरा करने में मददगार होगा। इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने भी गुरुग्राम में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोल दिया है। ये 2024 में यूजीसी से अनुमति पाने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी। हम लोग ऑलमोस्ट 30 कोर्सेज लॉन्च करने का हमारा प्रोजेक्शन है यहाँ पे। सो विच मीन्स दैट जो भी हम कोर्सेज लॉन्च करेंगे, इनका एक इम्पैक्ट रहेगा, इनका एक महत्व रहेगा, इनका एक वैल्यू एडिशन रहेगी टू द इंडियन इकोसिस्टम। तो ये हमारे प्लान्स हैं।
हमें यूजीसी ने इंडिया में अप्रूवल दिया है। खास बात यह है कि जिन ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी जा रही है वे दुनिया के टॉप 500 शिक्षण संस्थानों में शामिल हैं। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट की जो एनईपी पॉलिसी है, जो नई एनईपी 2020 जो आई है, अगर आप उसको ध्यान से गौर से देखें तो आप देखोगे कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज को इनवाइट करने के पीछे का रीजन है ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आके जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, जो इंडियन कॉर्पोरेट्स को, ये पहले कभी नहीं हुआ है और ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अमेरिका का एलियंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी और इटली का इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिजाइन भी भारत में कैंपस खोलने जा रहा है। पिछले सप्ताह महाराष्ट्र सरकार ने कनाडा की यॉर्क यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता किया है। ये यूनिवर्सिटीज भारत में खुद अपना कोर्स डिजाइन करेंगी और अपने नियमों से एडमिशन देंगी। रोहन सिंह, दिल्ली। लेकिन अमेरिका में पढ़ाई का ख्वाब देखने वाले विदेशी छात्रों के लिए अब एक बुरी खबर है। ट्रंप प्रशासन ने स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू पर भी ब्रेक लगा दिया है। यही नहीं, अब हर छात्र के सोशल मीडिया की स्क्रीनिंग होगी, जासूसी की जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन। जी, अमेरिका की तरफ से लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र वहां पढ़ने जाते हैं उनके ऊपर, इससे पहले हमने देखा था हार्वर्ड में जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के एडमिशन पर एक तरह से रोक लगाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद कल ही हमने एक और डायरेक्टिव देखा था जहां भारतीय छात्रों को कहा गया था कि जो छात्र क्लास मिस करते हैं या बंक करते हैं उनके एडमिशन को रद्द किया जाए। और अब एक और नया डायरेक्टिव आया है। तमाम जो दूतावास हैं दुनिया भर में अमेरिका के, उनको ये डायरेक्टिव दिया गया है कि जो नए वीज़ा हैं एफ, एम और जे कैटेगरी के, यानी कि जो स्टूडेंट वीज़ा है और जो एक्सचेंज वाले स्टूडेंट हैं, उन पर उनके इंटरव्यू को शेड्यूल करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। यानी कि कोई नया शेड्यूल ना दिया जाए, अपॉइंटमेंट ना दिया जाए। इसको लेकर हालांकि जो पुराने अपॉइंटमेंट्स पहले से फिक्स हो चुके हैं उन पर रोक नहीं लगेगी, वो जारी रहेंगे। साथ ही एक और जो कदम उठाने जा रही है अमेरिकी सरकार वो है कि जो भी एप्लीकेंट हैं उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को अच्छे से स्क्रूटनी की जाएगी। आप किस तरह के पोस्ट डालते हैं, इस तरह की चीज़ें रखी जाएगी। तो आने वाले दिनों में ये बात साफ संकेत है कि जो स्क्रूटनी है वो बढ़ती जाने वाली है। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया है कि ये तात्कालिक कदम है, बाद में इसे हटाया जा सकता है। और देश भर में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1200 के ऊपर पहुंच गए हैं, जबकि अब तक 12 लोगों की मौत की भी सूचना है। केरल में सबसे ज़्यादा 430 एक्टिव मरीज हैं। कोविड के बाकी अपडेट्स बता रही हैं दीपाली नंदा। देखिए, कोविड के एक्टिव केसेस की बात करें तो ये संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। अब ये आंकड़ा 1200 से ऊपर पहुंच गया है, जबकि अब तक कोविड की वजह से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा और काफी तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। केरल में 430 एक्टिव मरीज हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर अब तक 325 केसेस सामने आए हैं। और खास बात मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के ये जो 325 केस हैं, इसमें से 316 सिर्फ आर्थिक राजधानी मुंबई से है। मंगलवार की बात करें तो मंगलवार को महाराष्ट्र में 66, कर्नाटक में 36, गुजरात में 17, बिहार में 5 और हरियाणा में 3 नए मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही साथ ये भी अपडेट आपको दे दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि 29 से 30 मई के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार और अलग अलग राज्यों में जाएंगे, तो इसको देखते हुए जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से अलर्ट है। प्रधानमंत्री के 100 मीटर के दायरे में जितने भी लोग आएंगे, चाहे वो अधिकारी हो, मंत्री हो या फिर उनके सुरक्षा कर्मी हो, उन सब की कोरोना जांच की जाएगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है और इसके पीछे वजह यह है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और भी ज्यादा कड़ा किया जा सके। तो जो नंबर है वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार लगातार इसे मॉनिटर कर रही हैं और समय समय पर निर्देश भी दे रही हैं राज्यों को कि किस तरह से जो कोविड के नए वेरिएंट है, करीब करीब 4 नए वेरिएंट हैं जो इस वक्त सक्रिय हैं, उन्हें किस तरह से बचा जा सकता है और लोगों को क्या कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये सब कुछ निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिए जा रहे हैं। इधर मानसून ने अपनी रफ्तार और बढ़ा ली है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ और हिस्सों में मानसून की बढ़त देखने को मिली है। बंगाल की खाड़ी में भी मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई हिस्सों में मानसून के आने और आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच केरल, कर्नाटक, गोवा, कोस्टल महाराष्ट्र में अगले 3 से 4 दिन तक बारिश जारी रहेगी। इसके बाद बारिश में थोड़ी कमी आ सकती है। अप्रैल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की रफ्तार धीमी पड़ी है। अप्रैल में आईआईपी ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले ईयर ऑन ईयर 5.2% से घटकर 2.7% पर आ गई है, जबकि मार्च के मुकाबले ये 3.9% से घटकर 2.7% MOM आ गई है। अप्रैल में माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी गुड्स ग्रोथ, इंफ्रा गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की ग्रोथ में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स की ग्रोथ में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अब बात आज के बाजार की, जहां आज दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में बंद हुए हैं। सेंसेक्स 339 पॉइंट गिरकर 81,312 पर और निफ्टी 74 पॉइंट गिरकर 24,752 पर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। आज के बाजार में डिफेंस, PSU, बैंक इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए हैं। बाकी डिटेल बता रही कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन वापस से आज बाजार में हमें एक वॉलेटिलिटी का सेशन देखने को मिला। हालांकि इस टाइम पे ग्लोबल क्यूज की बात करें तो ग्लोबल जो क्यूज थे वो पॉजिटिव मोमेंटम में बने हुए थे, लेकिन जिस तरीके से बाजार में इस टाइम पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है उसके चलते काफी सारे इंडाइसेस ने आज कमजोरी के साथ क्लोजिंग दिखाई है। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो HDFC लाइफ में आज 2% का हमें करीब करीब एक उछाल देखने को मिला। इनफैक्ट जो पूरा ही फाइनेंशियल सेक्टर था वहां पे हमें एक स्टेडी कारोबार पूरे ही सत्र में देखने को मिला। BL की बात करी जाए तो 1.5% का इजाफा यहां पे आता हुआ दिखाई दिया। बजाज फाइनेंस करीबन 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ और हीरो मोटोकॉर्प में भी करीबन 1% का हमें अपसाइड मोमेंटम दिखा। लूजिंग स्ट्रीक में अगर देखें हम, इंडसइंड बैंक यहां पे 2% की कमजोरी एविडेंटली दिखाई दी। यही नहीं बल्कि इस टाइम पे अगर हम PSU सेक्टर की बात करें तो वहां पे हमें अर्ली ट्रेड में तो एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल में करीबन 2% का हमें डेंट देखने को मिला। अल्ट्राटेक सीमेंट करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज में भी करीबन 0.25% का हमें एक डाउनसाइड देखने को मिला। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा पावर सेक्टर है, पूरा जो सीमेंट सेक्टर है, वहां पे हमें एक स्लगिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, बिकॉज मॉनसून बहुत अर्ली अराइव हो गया है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो आज पूरे ही IOCL पैक में मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनी में अच्छी खासी तेजी थी, जिसके बाद IGL जो है वो करीबन 0.4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। भारतीय हेक्साकॉम में 3.25% की तेजी। PI इंडस्ट्रीज यहां पे 0.3% का लगभग गेन दिखाता हुआ क्लोज हुआ है। NTPC ग्रीन एनर्जी में भी करीबन 3% का अपसाइड देखा गया है। अगर लूजिंग स्ट्रीक की इस टाइम पे बात करी जाए तो एस्कॉट क्यूबोटा यहां पे करीबन 5% का डाउनसाइड देखने को मिला है। अरबिंदो फार्मा में करीबन 0.4% की कमजोरी। NMDC यहां पे नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद लगातार यहां पे गिरावट देखने को मिली है, करीबन 3% का डाउनसाइड। और भारत डायनामिक्स में भी आज एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला देखने को मिला है, करीबन 2.25% की कमजोरी के साथ यहां पे ये बंद हुआ है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के स्पेशल 7 की स्ट्राइक जारी है। दुनिया के अलग अलग देशों में आतंक परस्त पाकिस्तान को भारत बेनकाब कर रहा है। सांसदों के डेलीगेशन के 7 ग्रुप अब तक कई देशों का दौरा कर चुके हैं और अन्य देशों के दौरे पर हैं। वैजयंत पांडा का ग्रुप सऊदी अरब, रविशंकर प्रसाद का ग्रुप इटली, संजय झा का ग्रुप जकार्ता, श्रीकांत शिंदे का ग्रुप कांगो, शशि थरूर का ग्रुप पनामा सिटी, सुप्रिया सूले का ग्रुप दक्षिण अफ्रीका और कनिमोई का ग्रुप ग्रीस पहुंच चुका है। ये ग्रुप दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहे हैं और पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने शशि थरूर की अगुवाई वाला डेलीगेशन पनामा पहुंच चुका है। डेलीगेशन ने नेशनल असेंबली का दौरा किया और वहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को
पेश करने के लिए सांसदों के एक चुनिंदा समूह से मुलाकात की। शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो उसे आगे इसकी कीमत चुकानी होगी। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri, we did. ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य के बाद पूरी दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है, लेकिन अब घर में ही इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या पक्ष क्या विपक्ष सब सियासी फितूर में शामिल है? आवाज़ अड्डा में इसी पर आज बड़ी चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर, राजनीति भरपूर, 7:57 पर जरूर जुड़िए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में कैबिनेट और प्रशासनिक साथियों की सचिवों की अहम बैठक की। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास फिर से टूरिज्म को शुरू करना है। उन्होंने शिक्षा मंत्री को निर्देश दिए कि स्कूल और कॉलेज की पिकनिक्स फिर से चालू हों और गुलमर्ग और पहलगाम में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए ताकि हालात सामान्य हो सके। कोशिश हमारे तरफ से ये कि कम से कम एक तो थोड़ी सी चहल पहल हो, दूसरा थोड़ा सा जो है पब्लिसिटी का सिलसिला बने, और इसके बाद मैंने एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके तरफ से जो एक्सकर्जन्स और पिकनिक्स का सिलसिला रहता है वो भी शुरू करें, उन्हें भी गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह इन डेस्टिनेशंस में लाना शुरू करें ताकि थोड़ी सी जो है नॉर्मलसी के तरफ हम चलना शुरू करें। मोटोरोला ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में मोटो रेजर 60 फ्लिप फ़ोन लॉन्च किया है। ये पहला फ्लिप फ़ोन है जिसमें आपको जेस्चर कंट्रोल वीडियो रिकॉर्डिंग और 100% ट्रू कलर कैमरा मिलेगा। इस लेटेस्ट फ्लिप फ़ोन में आपको एआई असिस्टेंट, दमदार बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा। ख़ास बात यह है कि मोटो रेजर 60 के फ्लिप को 5 लाख से ज़्यादा बार टेस्ट करने के बाद लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 6.9 इंच का LTPO OLED डिस्प्ले मिलेगा और साथ ही 3.6 इंच की एक्सटर्नल स्क्रीन मिलेगी जो मल्टी फंक्शनल है। कंपनी ने इसे 49,999 रुपये में लॉन्च किया है। 4 जून से इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। फ्रंट स्क्रीन में आप अपने पाम से वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो कंटेंट लेने के बाद यू कैन शो अ फेस और ये का वीडियो बंद हो सकता है। ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत ही नया यूनिक फीचर है। दूसरा, इसके जो फिनिशेस हैं जो फोन में है, अपार्ट फ्रॉम वीगन लेदर, इंडस्ट्री का पहला फ्लिप सेगमेंट में फैब्रिक फिनिश के साथ फोन आ रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।